ने कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार शिक्षा जगत की समस्याओं को रेखांकित करेंगे, उस पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए महामंत्री जी माननीय राजेंद्र गोयल जी आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। माननीय गोयल जी। नमस्कार। सच मानो शिवेंद्र जी, आपने मेरी आधी हवा तो वैसी टाइट कर दी। आपने जिस तरह से ये जो मेरा परिचय कराया है ना, उससे सच पूछो बल्कि जो मैं नर्वस और हो गया। खैर, माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए हमारे मध्य भाई साहब महेंद्र कपूर जी, जगदीश कौशिक जी, भाई साहब जय भगवान गोयल जी, अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, और अनेकानेक संगठन के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेरे सारे भाई और बहनों, सारे कार्यकर्ता बंधुओं, ये विषय अपने आप में एक चिंतन का विषय है। परिषद का उद्देश्य राष्ट्र हित, छात्र हित और शिक्षक हित है। हमारे मूल संगठन अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की, तो राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। जब हम इन सब की बातें करते हैं तो एक और ध्यान में आता है कि जब इनका गठन हुआ था तो केवल शिक्षक समस्याओं को लेकर के नहीं हुआ था, और जब केवल शिक्षक समस्याओं को लेकर के नहीं हुआ तो हम केवल शिक्षक समस्याओं को कैसे हम सोच सकते हैं। हमारे लिए शिक्षक समस्या, अगर गणित की भाषा में बात करूं तो केवल 1/3 है। तो आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। आजादी से अब तक हमारे देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में तरक्की की, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गिरावट होती रही। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किए गए तो वो शिक्षा के ऊपर किए गए। योजनाएं भी बहुत बनी, आयोग भी बने और उनके सुझाव भी बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने पढ़े होंगे कई सारे कोठारी आयोग वगैरह को, बहुत अच्छे सुझाव थे, लेकिन उन्हें क्रियान्वयन करने वालों के अंदर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति वो नहीं थी, जिसके कारण से वो वहीं ठंडे बस्ते में पड़े रह गए। सभी देशों की अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक संरचना, अपनी भौगोलिक विशेषता होती है। अब सभी देशों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जिसके आधार पर शिक्षा कैसी हो यह निश्चित की जाती है। लेकिन जब इसे नजरअंदाज करके केवल पश्चिम का अंधानुकरण किया जाता है, जिसका परिणाम आज हम कह सकते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे सारे साथी कहा करते थे इंजीनियर बनेंगे, घर वालों का भी था इंजीनियर। इंजीनियरिंग ऐसा होता था जैसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट थी, लेकिन आज इंजीनियर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर नॉर्मल सी बात हो गई है और कई इंजीनियर बेरोजगार बैठे। मेरे से और पहले की पीढ़ी की बात करूं तो ग्रेजुएट होना अपने आप में एक समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय का जो ग्रेजुएट होता था, समाज उसे बहुत मान सम्मान देता था। आज का पोस्ट ग्रेजुएट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसकी स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक यही होता रहा कि अपनी गौरवमयी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को घटिया और घृणा की दृष्टि से देखकर पश्चिम की प्रणाली को उच्च स्थान दिया गया, जिसके कारण से शिक्षा का ह्रास दिन प्रतिदिन होता चला गया। हमारी गुरुकुल जो शिक्षण पद्धति है, जब हम उसमें देखेंगे तो बालक के सीखने के साथ साथ समझने पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। हम सब ने शादी विवाह में घोड़े को नृत्य करते देखा होगा, कहीं ना कहीं गली मोहल्ले चौराहे पर बंदर का नाच भी देखा होगा।
उसे सिखा दिया जाता है, तो क्या हम मान लें कि वो समझ गया कि नृत्य क्या है? क्या हम मान लें कि वो नृत्य का महत्व जानने लगे? कुछ पक्षियों को बोलना सिखा दिया जाता है, क्या हम मान लें कि वो क्या बोल रहा है वो समझता है? यही फर्क सीखने और समझने में है। जब तक बालक में सीखने के साथ साथ समझ उत्पन्न नहीं होगी, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा और उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वैसे तो सभी महापुरुष, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी और बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कहा है, और उसका सारांश केवल इतना सा है कि बच्चे के अंतर्निहित गुणों को विकसित करके उसके चरित्र का निर्माण करते हुए वह अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से जीना सीख जाए। यही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। शिक्षा जगत की पहली बड़ी समस्या जिस पर परिषद का ध्यान में दिलाना चाहता हूं, वो यही है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ सब जानते हैं, लेकिन विद्यार्थी के नंबरों से उसका आकलन किया जाता है। उसका जजमेंट घर वाले भी करते हैं, समाज भी करता है, और कहीं हर क्षेत्र में किया जाता है। फिर वह नंबर चाहे किसी भी प्रयास से लाया हो। इसके लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम में सुधार के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को ध्यान देना होगा। पाठ्यक्रम में जीवन दर्शन, भारतीय शिक्षण पद्धति, भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश करना ही होगा। आज के समय में देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। देश का गौरवमयी इतिहास, जिससे बच्चे के अंदर अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान पैदा हो, यह विषय रखना ही होगा। गणित के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ वैदिक गणित का उपयोग कैसे हो, यह बताना ही होगा। खेल और योग अनिवार्य रूप से विद्यालयों में इसकी महत्वता को समझाते हुए रखने ही चाहिए, केवल औपचारिकता के लिए नहीं। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में जो राष्ट्रीय सोच वाले शिक्षक हैं, इनकी भागीदारी हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो संगठन के नाते इन सारी बातों को ध्यान में करते हुए उचित प्लेटफॉर्म पर हमें इसकी तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। तब ABRSM का पहला लक्ष्य राष्ट्र के हित में शिक्षा, या दिल्ली अध्यापक परिषद का उद्देश्य राष्ट्र हित के लिए कहा गया ये शब्द, इसके लिए यह एक पहला प्रयास होगा। दिल्ली अध्यापक परिषद का दूसरा उद्देश्य छात्र हित है। बच्चे का जन्म से पूर्व ही शिक्षण शुरू हो जाता है, ऐसा विज्ञान मानती है। हम तो मानते ही थे, अब विज्ञान ने भी मानना शुरू कर दिया है। और जीवन पर्यंत यह सीखना सिखाना चलता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षक मां होती है। बाद में वो परिवार से, समाज से, समुदाय से अपना कार्य, व्यवहार, चलना, रहना सब कुछ सीखता है, लेकिन वो अव्यवस्थित होता है। व्यवस्थित रूप से एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के जब वो विद्यालय आ रहा है, यहां से हमारा कार्य शुरू हो रहा है। विद्यालय में उसे शैक्षिक वातावरण मिले। यहां जो हमारे यहाँ माना जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, वह शिक्षक मिले जो माता पिता से बढ़कर उसके लिए, उसकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान वह विद्यालय रखे। चाहे वो पानी से स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, खुला वातावरण हो, सीखने का एक उचित वातावरण उसे वहां मिले। वहां बंदिशें या जाते ही उसको टेंशन क्रिएट नहीं हो, वह देर से पहुंचा है, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है या गंदी है, बिना कारण जाने, बिना उससे बात करे, गेट पर ही अफसर बन करके, और हमने उसका मूड ऑफ कर दिया, उसका पूरा दिन कैसा जाएगा, हम अपने आप को वहां रख करके सोचेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। आप सबने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी कि एक बच्चा रोजाना देर से आता था और शिक्षक
देर से आने पर उसकी छड़ी से पिटाई करता था। एक दिन शिक्षक ने बाई चांस देख लिया कि बच्चा स्कूल तो घर से समय पर निकल रहा है, लेकिन वो किसी की डेली सहायता करता है, इस कारण से विद्यालय देर से आ रहा है। ये छोटी छोटी बातें जब हम परिषद के नाते ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा नजरिया बदलता है। कक्षा में पढ़ाते समय भी जब हम अपने स्तर से बच्चे को जज करते हैं, वह कुछ पूछना चाहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा है, लेकिन हमारे व्यवहार के कारण वह चुप रह जाता है। परिणाम स्वरूप उस विद्यार्थी का शिक्षण वहीं पर रुक जाता है। एक छोटी सी कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि एक प्राइमरी शिक्षिका जमा सिखाने के लिए बहुत ही योग्य तरीके से, इनोवेटिव तरीके से वो अपने साथ सेब लेकर के विद्यालय आती है। उसकी इच्छा है कि बहुत ही एक्टिविटी के माध्यम से मैं बच्चों को जमा सिखा सकूं, एडिशन सिखा सकूं। तो वो सिखाती है कि बच्चों, मैं आपको ये 2 एप्पल देती हूं, अच्छा मैं अब 2 और एप्पल दे देती हूं। तो बच्चों कितने हो गए? सभी ने 4 बताया, लेकिन एक बच्चा बोला मैडम 5। मैडम ने फुल पॉजिटिव थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कई तरीके से समझाया, लेकिन बच्चे ने हर बार 5 ही बोला। स्वाभाविक रूप से है, टीचर संतुलन खो देते हैं इतनी देर में और फिर गुस्से में पूछती हैं कैसे होगा 5? इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? और इस डांट के कारण से सारे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। वह अपमानित सा महसूस करता है। अगर यही प्रश्न शुरू में हो चुका होता, तो जहां से प्रश्न शुरू करता है, जहां से हम प्रश्न सुनना शुरू करते हैं, वहीं से बच्चे का शिक्षण शुरू होता है। लेकिन उस डांट के कारण केवल वही नहीं, बाकी बच्चे भी अब प्रश्न करने से डरने लगेंगे। हम बच्चे को यदि विद्यालय में प्रश्न पूछने का वातावरण बना पाए, हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकें कि बच्चा खुल करके प्रश्न पूछे, निडर होकर के पूछे, तो संगठन किसी भी प्रकार से अगर ये सहायता कर सके, तो वह छात्र डरते डरते नहीं कहेगा कि मैम एक सेब मेरे बैग में भी रखा है। शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध बहुत कुछ शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करता है। विद्यार्थी की प्रत्येक अच्छाइयां और बुराइयां पूरी तरह शिक्षक को मालूम होती हैं, तो अच्छाइयों की सामूहिक रूप से तारीफ करना, कमियों को धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास करना। सच मानो आज विद्यार्थी है तो मैं हूं, इसलिए पूरा मान सम्मान उसकी हर एक आवश्यकता को ध्यान में रख करके अगर शिक्षक व्यवहार करेगा, तो यहां विज्ञान का नियम फेल हो जाएगा। विज्ञान में एक नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, पर वो दोनों तरफ बराबर होता है, लेकिन निश्चित मानना यहां कई गुना ज्यादा मिलता है। हमारे सभी शिक्षकों में अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव बढ़े। ये मेरे लिए जॉब नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। कर्तव्यों को निरंतर ध्यान करने के लिए कर्तव्य बोध का कार्यक्रम दिल्ली अध्यापक परिषद प्रतिवर्ष करती है। बहुत अच्छा प्रयास है। लगभग सभी जिलों में, जोन में ये कार्यक्रम होते हैं, निकायों में होते हैं और कई जगह 2-2 भी होते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि इसमें कितने प्रतिशत शिक्षकों ने भाग लिया? क्या हमारे सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं? इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आज शिक्षकों में उस मजदूर की तरह का भाव चाहिए जो मंदिर निर्माण में ईंट ढोते समय सोच रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ये ईश्वरीय कार्य करने को मिला है, सेवा कर रहा हूं, साथ में मुझे यहां से जो धनार्जन मिलता है उससे मेरे परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है। जब शिक्षक अपने छात्रों के मध्य जाए तो उसके अंदर यह एहसास हो कि ये मेरे बच्चे हैं, आज ये बच्चे हैं तो मैं हूं, ये भाव जब उसके अंदर आ पाएगा तब कर्तव्य बोध सफल होगा। तो यहां परिषद
की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन समस्याओं को, जिससे कि आज शिक्षक जूझ रहा है और एजुकेशन जूझ रहा है, वह दूर हो पाएगा। बच्चे के पास, जैसा कि माननीय महेंद्र कपूर जी ने हमें इशारा भी किया था, कई समस्याएं हैं। हमें उन हर समस्या को ध्यान में देना पड़ेगा। उसके पास एक ही घर है, उसमें पूरा परिवार रहता है, तो कैसे वो होमवर्क करे? नहीं कर पाता। उसके परिवार की जरूरतें इतनी हैं कि उसे स्कूल आने के से पहले या बाद में काम पर जाना पड़ रहा है, नहीं कर पाता। बिना कुछ भी जाने मुझे तो मेरे होमवर्क से मतलब है, तू कैसे भी कर, नहीं करा तो तू नालायक है, तू बेकार है। छात्र की समस्याओं को जान करके उसके हित में अगर हम काम करेंगे, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़े। जिस विषय में उसे डर लग रहा है, उसके लिए अलग से व्यवस्था भी अगर परिषद अपने लेवल पर कर पाए, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी समस्या है, वो निश्चित तौर पर दूर होगी। छात्रों के हित के साथ शिक्षकों का हित भी जुड़ा हुआ है। आज कहने को गुरु शिष्य परंपरा है, शिक्षक समाज में सर्वोच्च स्थान पर है, बहुत सम्मान है। यह सब केवल किताबों में पढ़ने की या भाषणों में सुनने को रह गया है। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित यानी गुरु केंद्रित है, गुरु केंद्रित है। वहां गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर होता है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था जो एनसीआर 2005 भी आया, या जितने भी शिक्षाविद कहते हैं, वो सब ये बात तो कहते हैं कि बाल केंद्रित हो, पर कोई नहीं कहता कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक को साइड में डाल दिया और सारी योजनाएं छात्र को ध्यान में रख करके बनाई गई। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सूर्य जो रोशनी और ऊर्जा तो दे रहा है, उसके बजाय तो सूर्य के सौर ऊर्जा के महत्व को छोड़ करके, सूरज के महत्व को छोड़कर सौर ऊर्जा के महत्व की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। सूरज जो हमें रोशनी और ऊर्जा दे रहा है, उसको महत्व को हमने साइड कर दिया। सच तो यह है कि एक शिक्षक का सम्मान ना समाज में है आज, ना शासन में है और ना ही प्रशासन में है। आज जब शिक्षक एक 10वीं पास क्लर्क से कहता है, सर प्लीज मेरा यह काम कर दो, और वह क्लर्क लगभग फटकारते हुए कहता है, अभी नहीं, लंच होने वाला है, दिखाई नहीं देता, 1 घंटे बाद आना। शिक्षक जिस कार्य के लिए संकल्पित होकर के आया था, शिक्षा द्वारा समाज में सेवा कार्य करूंगा ऐसा सपना देखा था, उसे शिक्षण के अलावा सारे काम करवाए गए। राशन भी वही बांटेगा तो भोजन भी वही बांटेगा, बच्चों को मिड डे मील भी वही बांटेगा, और उसे लाने में या उसमें किसी तरह से कोई कमी रह गई, कोई अनहोनी हो गई, तो सजा भी शिक्षक को मिलेगी, जबकि उसमें इसका कोई हाथ नहीं होता। पुस्तक भी बांटेगा, यूनिफॉर्म बांटेगा, स्टेशनरी बांटेगा, बैंक अकाउंट भी वही खुलवाएगा, और यहां तक कि उन्हें सामानों को लाने के लिए ऑफिस भी स्कूल टाइम में वही जाएगा। सीबीएसई ने भी पिछले कुछ सालों से ये बोझ भी शिक्षकों पर डाल दिया। पहले वो सामान विद्यालयों में पहुंचा दिया करते थे, अब हमारे शिक्षक केंद्र पर जाकर के सामान लेकर के आते हैं। वहां मजदूर बन करके क्या हालत होती है, उन साथियों को पता है जो कभी सामान लेने वहां गए। डॉक्टर का काम, शिक्षक डॉक्टर बन गया। दवाई देने का ही नहीं है, दवाई लेकर भी वही आएगा। इन ऑफिसों में क्लर्क की भूमिका भी आज शिक्षक करने लगे। बाकी सारे काम, चाहे चुनावी कार्यक्रम हो, जनगणना हो, बीएलओ की ड्यूटी हो, या कहीं पर भी काम आ जाए, ये शिक्षक फ्री है, कुछ नहीं करते हैं, इन्हें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परीक्षा, वो तो नहीं रुकती, पूरे वर्ष भर चलती रहती है। जैसे तैसे वो भाग भाग करके कोर्स पूरा करता है, और अगर परिणाम ठीक नहीं आए तो शिक्षक केवल शासन और प्रशासन की नजर में ही दोषी नहीं होता, वो छात्र और अभिभावकों की नजर में भी दोषी हो जाता है, उसे सजा
भी मिलती है। संगठन के नाते इसके बारे में शासन, प्रशासन और अभिभावकों तक ठोस तरीके से अपनी बात को बताना ये संगठन का काम है, जिससे कि शिक्षकों की इन समस्याओं को बारीकी से जान करके और अभिभावक भी समझें और हमारे शासन और प्रशासन के लोग भी जानें। वर्तमान में हमारा विद्यालय शिक्षा मंदिर के बजाय भोजनालय अधिक नजर आने लगे हैं। यहां पर ऐसा माना जाता है कि छात्र पढ़ाई के लिए नहीं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अरे, इसकी जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले, किसी सामाजिक संस्था को दे, जिससे कि हमारी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। संगठन के नाते मुझे इस तरफ भी काम करने की जरूरत है। जरा जरा सी बात पर मीमों का डर। शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में छात्र और शिक्षकों के सपोर्ट के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया था। प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर जहां पर हैं, कहीं डीईओ, उप शिक्षा निदेशक, आरडी, एक लंबी चेन है ऑफिसरों की। ऑफिसर बने क्यों थे? कि बच्चा ठीक से पढ़ सके और शिक्षक ठीक से पढ़ा सके। लेकिन हम सबको पता है कि मौसम के अनुसार कार्य करने की सारी सुविधाएं इन ऑफिसों में हैं, जबकि जिस कमरे में बच्चा शिक्षा अध्ययन कर रहा है, शिक्षक अध्ययन दे रहा है, उनमें संवाद चल रहा है, वहां मौसम के अनुसार सुविधा तो छोड़ो, 40 की व्यवस्था पर भी 80 से अधिक बच्चे तक कमरे में बैठे और ऊपर से सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उसको जांच भी किया जाता है कि टीचर ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, इसे और देख लो ढंग से। तो एक शिक्षक का जब ये इंस्पेक्शन की टीम आती है, जो कि सपोर्ट की टीम थी, इंस्पेक्शन टीम क्यों कहें, ये तो सपोर्ट के लिए तैयार की गई थी। जब ये टीम आती है तो इनका एक विशेष व्यवहार जो दिखाई देता है। कहीं पढ़ा था कि किसी देश में एक शिक्षक ट्रैफिक तोड़ देता है तो केस अदालत में जाता है। जज को जब पता लगता है कि ये शिक्षक है तो वह खड़े होकर के शिक्षक से माफी मांगता है और उन्हें ससम्मान वापस भेज देता है। लेकिन हमारे यहां जो आते हैं इंस्पेक्शन को, उनका व्यवहार कैसा होता है? तो शिक्षक संगठन के नाते हम इस तरफ भी विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, जिससे कि शिक्षक का सम्मान लगातार बना रहे। बड़ा आश्चर्य होता है जब शिक्षक को छोटे छोटे काम के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहां बेइज्जत होना पड़ता है। हमारे सभी कार्य विद्यालय स्तर पर ही पूर्ण होने चाहिए। प्रिंसिपल का कार्य है, अगर कोई जरूरी है वो यहां से हमारे काम को लेकर ऑफिस जाए, या हमारी सपोर्ट टीम के लिए बने हुए ऑफिस के लोग विद्यालय आकर के सपोर्ट करें, मुझे और विद्यार्थी को डिस्टर्ब नहीं करें। ऐसी व्यवस्था के लिए परिषद को जरूर सोचना पड़ेगा। यह भी एक बड़ी समस्या है। वेतन, भत्ते, सभी आवश्यक सुविधाएं हमें समय पर मिले, जिसका कि हमारा हक भी है। संगठन में कार्य करते समय मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो या शिक्षकों के काम को प्राथमिकता, वेतन एक दिन भी अगर देर से मिला है तो शासन और प्रशासन दोनों के अंदर ये चिंता हो, क्या इस बार शिक्षकों को एक दिन देर से वेतन मिला है तो क्यों मिला, इस पर वो चिंता करें। ऐसा प्रभाव संगठन के माध्यम से बनाना होगा। जबकि हमारे यहाँ पर कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है शिक्षकों को, और तो और स्कूल की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी एक शिक्षक अपनी जेब से करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षक संगठन कहीं ना कहीं अपना प्रभाव शासन और प्रशासन दोनों जगह नहीं बना पाया है। बैंक कर्मचारियों के संगठन को देख लो, एक आवाज पर सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। रेलवे कर्मचारी केवल अनाउंस करते ही नीचे से ऊपर तक सब हिल जाते हैं। कोई भी विभाग हो, एक आवाज पर सब एकजुट हो जाते हैं। हमारे 50,000 से ज्यादा एक निकाय में शिक्षक
टोटल शिक्षकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो 500 जुटाना भी मुश्किल होता है। यह हम प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। सदस्यता हमने की होगी 10,000 15,000 की, पर क्या उनसे सजीव संपर्क रख पाए, आत्मीय जुड़ाव हुआ? क्या उन शिक्षकों को हमारे ऊपर 100% विश्वास है? संगठन के कार्यकर्ता के नाते मेरा ये पहला कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे बराबर संपर्क में रहूं। किसी भी संगठन की ताकत उसकी सदस्यता होती है, परंतु वर्ष में एक बार हर अपने संगठन को अपनी ताकत का प्रदर्शन समाज में भी और शासन और प्रशासन के समक्ष करना ही होगा। माध्यम कोई भी हो सकता है, तब हमारे कार्य प्राथमिकता से होंगे। इसके लिए संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को चिंतन करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। शिक्षा ठेके पर भी नहीं चलती। परिषद बार बार आग्रह करती है कि सभी पोस्टें स्थायी रूप से भरी जाएं। इतने लंबे समय तक भर्तियां नहीं होना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। हमारे जो भाई बहन इतने वर्षों से शिक्षा में हम सबका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इसके लिए भी चिंता करना परिषद का काम है। विश्वास तो उन्हें हो कि उन्हें कभी निकाला नहीं जाएगा, किसी और काम में भी तो लगाया जा सकता है। पहले की भांति एक पैनल तैयार किया जाए कि अगर कोई शिक्षक कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाए, उनके बदले में उन कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट टीचरों के एक पैनल तैयार है, उन्हें तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है। फिर ये बीएलओ ड्यूटी, मिड डे मील, दवाई वितरण, ऑफिस और विद्यालयों के बीच का संपर्क, सामान लाना करना, बहुत सारे सामाजिक काम हैं जिसमें शिक्षकों को लगा करके क्लास शिक्षण प्रभावित किया जाता है। हमारे इन बंधुओं को वहां काम पर लगाया जा सकता है। इससे इन्हें भी अच्छा लगेगा और ये जो इन्होंने शिक्षा में हमारा सहयोग किया है, यह भी उनके लिए बहुत बड़ा काम हो पाएगा। परिषद को उचित प्लेटफॉर्म पर यह अवश्य रखना चाहिए। संगठन के कार्यकर्ता यदि बारीकी से इन समस्याओं पर ध्यान दें तो इन चुनौतियों को जो शिक्षक आज झेल रहे हैं देखें तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए कुछ करणीय कार्य क्रमबद्ध रूप से अगर हम कहें तो वो सबसे पहला कार्य, प्रत्येक विद्यालय तक हमारी पहुंच हो। हम बार बार आग्रह करते हैं सभी विद्यालयों में हमारे कम से कम एक डेलीगेट्स हो, फिर उनसे लगातार संपर्क, सजीव संपर्क। उस विद्यालय में अगर कोई भी परेशानी आती है तो वह हमें उनके माध्यम से हमें तुरंत पता लगे। एक विद्यालय में हम सबको पता है एक शिक्षक और अभिभावकों में झगड़ा हो जाता है, केस पुलिस तक चला जाता है। वहां के कार्यकर्ता ने तुरंत जिले के कार्यकर्ताओं को फोन किया, रात के 11 बजे तक हमारे कार्यकर्ता उस दिन वहां रुके और शिक्षक को सम्मान सहित वापस लाए। ये कब संभव होगा? जब हमारे कार्यकर्ता उस स्कूल में हैं, हमें तुरंत जानकारी मिले और हमारे कार्यकर्ता तुरंत पहुंच जाए। साप्ताहिक ऑफिस में टीम सहित जाना बहुत जरूरी है। वहां के कर्मचारियों को पता लगना चाहिए कि ये परिषद के कार्यकर्ता हैं। साप्ताहिक जाने से परिचय अपने आप ही बढ़ जाता है और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं ने अपने ऑफिसों में अब एक पहचान बना ली है और वहां पर सारी टीम ऑफिस की अब जानती है कि ये परिषद के कार्यकर्ता हैं। यह एक सफलता का प्रमाण है। बाकी जिलों में, बाकी जोन में भी इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी टीम के साथ निश्चित समय अवधि पर लगातार बैठना और सभी प्रकार की समस्याओं पर, राष्ट्रहित, छात्र हित और शिक्षक हित, इस तरह की सभी समस्याओं पर क्रमबद्ध रूप से गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। पर समयबद्ध, निश्चित समय पर बैठना, ऑफिसों में जो समस्याएं आती हैं उसके लिए पत्र व्यवहार करना और पत्र व्यवहार के साथ मेल अवश्य करना। इस मामले में निगम नंबर 1 पर है।
कोई भी छोटी से छोटी समस्या या बड़ी से बड़ी इतनी जल्दी मेल डालते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक टैग करते हैं, और इसका उन्हें लाभ भी मिला है। शिक्षकों तक पहचान बनाने में नगर निगम, हमारी निकाय बहुत कामयाब रही है। यहाँ की टीम खुलकर के चर्चा भी करती है, मेल करना, पत्र लिखना और फिर फॉलो अप करना, ये हमारा अगला काम सभी का होना चाहिए। समस्याओं का उचित समाधान के साथ। अब यहां उचित समाधान, हमने केवल प्रॉब्लम्स तो दे दी लेकिन समाधान नहीं दिया, तो समाधान के साथ सही प्लेटफॉर्म पर रखना और फिर लगातार फॉलो अप करना। इसके लिए राजकीय सहायता प्राप्त निकाय से पूरी टीम मंगलवार को ओल्ड सेक्रेटरीट बैठती है, लगातार फॉलो अप हुआ और कई सारे सर्कुलर, कई सारे काम जो इन्होंने इस कुछ महीनों में कराए हैं, सच में ये केवल तभी संभव हुआ जब लगातार पूरी टीम ने फॉलो अप किया। एनडीएमसी निकाय, कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, लगातार कोशिश की, बाद में टीम ने क्रमिक रूप से, नियमित रूप से ऑफिस में जाना शुरू किया, ऑफिसरों से लगातार संपर्क बढ़ाना शुरू किया और परिणाम हम सब जानते हैं, कई वर्षों से रुकी हुई ये समस्या उनकी दूर हुई। अगला है कि जब हम कोई बड़ी समस्या लेकर के, समय लेकर के टेबल टॉक पर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए समय मिला है, यहां पूरी टीम को बैठ करके पहले समस्या के बारे में अपनी टीम में चर्चा करना, उस विषय को रखने से पहले पूरा अध्ययन उस समस्या के ऊपर करना, फिर कौन विषय रखेगा ये टीम में तय करना। वहां बड़ी अजीब स्थिति होती है जब अचानक कोई भी कुछ प्रश्न उठा देता है, फिर एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसकी काट कर दी। ऑफिसर तो इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि कब इस तरह से हो और बीच में ये व्यवधान आए और ये मीटिंग फेल हो जाए। ऑफिसर तो चाहते भी यही है। वहां पर जब कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर है, वह संभाल ले। अगर कुछ दाएं बाएं भी शब्द निकल गए हैं तो वरिष्ठ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ी सी बात को दाएं बाएं करके और ऑफिसरों को अपने ढंग से बात कर ले। अगला, तात्कालिक विषयों पर तुरंत कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय कर लेकर के कार्रवाई करना, ये बहुत जरूरी है। कई बार जब हमें 4 दिन बाद पता लगता है, जब कहीं से खबर आती है, अच्छा जी वहां ये हो गया था, ओहो पता नहीं लगा, तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग ध्यान दिलाता हूं। एक बार समय बढ़ा था, सुबह की शिफ्ट का 1.5-2 घंटे शाम का बढ़ गया था और शाम वाली शिफ्ट का सुबह 2-1 घंटे बढ़ गया था। परिषद ने तुरंत मीटिंग रखी, सीएल भल्ला स्कूल में मीटिंग थी और एक बड़े लेवल पर मीटिंग रखी। इसकी खबर डिपार्टमेंट को लग गई। मीटिंग चलते चलते शिक्षा निदेशालय से फोन आता है। उस समय हमारे तात्कालिक जो अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह धामा जी, उन्हीं के पास फोन आया क्योंकि उनका नंबर था उस समय पैड पर। उनके पास फोन आया। फोन पर जो खरी खरी सीधी सीधी हमारे धामा जी ने कहा, बोले मैडम आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, कल हम सभी धरना प्रदर्शन इसी विषय पर करने वाले हैं, इसीलिए लंबी मीटिंग चल रही है और सारे शिक्षक वहीं आकर के प्रदर्शन करने वाले हैं। हम सबको पता है कि वो नियम तुरंत ही वापस हो गया। अभी जुलाई में, मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं, हम सबको पता है, लेकिन एक जुलाई का उदाहरण, जुलाई में एक सर्कुलर आता है राजकीय निकाय में कि 2 जुलाई से ही ये रेमेडियल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी ने तुरंत टीम को आह्वान किया। अगले ही दिन सारी टीम दिल्ली अध्यापक परिषद की ओल्ड सेक्रेटरीट पहुंच गई, डायरेक्टर से सीधा बातचीत की और हमें सबको पता है कि किस तरह से अगले ही दिन वो वापस हुआ। अगर हम इस तरह से तात्कालिक विषयों पर तुरंत रिएक्शन करते हैं। एक और उदाहरण, टीजीटी से पीजीटी के प्रमोशन,
ये कुछ ऐसे यूनिक उदाहरण हैं जो कोई और संगठन ये नहीं कह सकता कि ये हमने करा है। औरों में वो अपनी ओनरशिप कभी कभी जबरदस्ती नाम जोड़ देते हैं। मैं इसलिए 3 उदाहरण दे रहा हूं। टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन हुआ, दिसंबर में लिस्ट आई। 31 दिसंबर को जिन बंधुओं का सेवा मुक्त हो रहे हैं, ज्वाइनिंग होनी है दिसंबर के बाद, तो वो टीजीटी ही रिटायर होने वाले। आखिरी सप्ताह में शिक्षा सचिव छुट्टी पर, पूरी टीम ने कसम खा ली थी, माननीय जय भगवान गोयल जी के निर्देशन में हम सारी टीम डेली ऑफिस जाने लगी कि किसी भी सूरत में ये काम होना है। चाहे चुनाव आयोग तक पर इस मामले को लेकर के वो फाइल गई, तुरंत फॉलो अप हुआ, रोजाना फॉलो अप हुआ और सुबह और शाम 2 टाइम हुआ। हम सबको पता है 1 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई और वो एज ए लेक्चरर अपने आप को सेवा मुक्त हुए। ऐसे 11 साथी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं, ऐसे अनेक कार्य हैं जिसे कि संगठन समय समय पर करता रहता है। तो हम सबको तात्कालिक विषयों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही कोई विषय सामने आ रहा है, उस पर हम नया तरीका भी इजाद कर सकते हैं। निगम निकाय ने किया, बहुत गजब। हम सबको पता है जब समस्याएं ज्यादा बढ़ी तो दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग दिन जनता को यह बताना कि किस तरह से हमारी समस्याएं हैं, जन जागरण का काम कि उन्हें हमारी समस्या पता लगे, और इसमें वो बहुत सफल हुए और एक बड़ा लाभ मिला इससे। परिषद का उद्देश्य राष्ट्रहित, छात्रहित और शिक्षक हित को ध्यान में रखकर सभी प्रकार की समस्याओं पर अपनी व्यापक दृष्टि जब संगठन रखेगा तो हम कह सकेंगे कि हां, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः, जो मैंने शुरू से ध्यान दिलाया है कि पाठ्यक्रम में हमारा भागीदारी, मूल्यांकन में बदलाव में भागीदारी, शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी भागीदारी, छात्रों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा प्रयास, बच्चा मन से शिक्षक का सम्मान करे, शिक्षकों में पहले कर्तव्य अपने अंदर आए, और अगर मेरा शिक्षक गलती कर रहा है तो परिषद वहां भी कह सके कि तुम गलत। शिक्षकों की समस्याओं को कलेक्ट करके उचित प्लेटफॉर्म पर रखना, प्रत्येक विद्यालय तक हमारी पकड़ हो, शिक्षा जगत की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी ऐसा कतई नहीं कहते, लेकिन हर समस्या पर पैनी निगाह संगठन की है। हर समस्या के लिए कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह भाव अगर हमारे शिक्षकों के मध्य गया तो निश्चित मानना कि जब भी परिषद शिक्षकों को किसी भी काम के लिए आह्वान करेगा, पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ होगा। मुझे लग रहा है इतना कहना आज के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद। शिवेंद्र जी, चलो, मैं आज मेरे साथ